हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, छोटा बड़ा हर क्वेश्चन ले रखा है। इसको पहले ही मैंने इस चैप्टर को पहले समझाया था। अब इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो अगर आपने वीडियो नहीं दे रखी है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है और जो निकट बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में परितारिका का क्या कार्य है। ये जो चीज़ होती है ना बेटा, इसे हम परितारिका आइरिस बोलते हैं। तो परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो पुतली का आकार होता है ना, उसको वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो अभी मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर होती है। कह रहे हैं स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है, अभी बताया था। दृष्टि विस्तार क्या है, नेत्र की निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है। नेत्र की जो निकट बिंदु होती है और जो दूर बिंदु होती है उनकी जो बीच की दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक। सामान्य आँख के लिए दृष्टि विस्तार का मान कितना होता है। तो सामान्य आँख के लिए जो दृष्टि विस्तार का मान होता है लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ये आप लिखेंगे। कह रहे हैं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए और चित्र ये होता है निवारण का। ये सब मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो कॉन्सेप्ट वाली बनाई थी ना, उसमें मैंने बता रखा है, आपने देखा होगा। फिर निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस के उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ये दोष है और ये उसका निवारण है। ठीक है, ये लेंस लगा दिया गया है। क्लियर। फिर एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। क्योंकि अवतल लेंस लगा है इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक। अगर उत्तल लगा होगा तो दूर दृष्टि दोष है। एक व्यक्ति की दृष्टि क्षमता 25 सेंटीमीटर से अनंत तक बढ़ाने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। देखो, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए उसको कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, देखो, उत्तल लेंस लगाते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। ये सब नोट करके लिख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं इससे। ओके। अगर आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक को आँख से 35 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, जबकि रखना होता है 25 सेंटीमीटर। उसकी दृष्टि दोष में कौन सा दोष है तथा इसका निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखो, पुस्तक को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र की चाहिए होती है, तो उसे 25 से हटाकर 35 पे रखना पड़ रहा है। यानी कि वो निकट का तो वो देख पा रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पाता। ठीक है। सो क्या है ना बेटा, ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट का देखने में ही उसको दिक्कत हो रहा है, 25 सेंटीमीटर से उसे दूर रख के देखना पड़ रहा है। यानी कि दूर का उसे साफ दिखता है, निकट का साफ नहीं दिखता है ना। तो दोष उसका उल्टा होता है। अगर निकट की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम है तो उसका नाम होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है। और उसका निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर पास का उसको अच्छे से दिख रहा है यानी कि दो दृष्टि दोष है, दूर का उसको अच्छे से दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, यानी कि नाम का उल्टा होगा, दूर दृष्टि दोष। अगर दूर का साफ दिख रहा है तो निकट का नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी साज सूक्ष्म पुर्जी को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त करता है। तो वो बेटा घड़ी साज सूक्ष्म पुर्जों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयुक्त करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कि छोटी फोकस ऐसा होता है, ऐसा है ना, उत्तल लेंस का बना हुआ होता है, एक उत्तल लेंस होता है वो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग के किरण की विचलन कोण सबसे कम होगी। तो सबसे कम जो विचलन कोण होता है वो लाल का होता है। प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो बैगनी से स्टार्ट होकर लाल पे ख़त्म होता है, तो लाल का सबसे कम
और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। शॉर्ट आंसर्स लिखा है हमने, 1 नंबर में आएगा तो इतना ही लिखना है। अब बड़े नंबर में आएगा तो बड़े तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है। ठीक है, ये लिखोगे आप। क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले ही सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है? ठीक है, इसका भी हमने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के बाद तक हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी का क्या मतलब है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यदि वस्तु नेत्र के बहुत अधिक समीप हो तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगर तुम सपोज करो तुम्हारे पास एक किताब है, तुम एकदम अपने आँख के पास ले जाओ, तुम उसे पढ़ ही नहीं पाओगे, और एकदम दूर ले जाओ फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो एक नियंत्रित दूरी होती है जहाँ पर हम उस किताब को, उस वस्तु को रखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिससे हमें वस्तु एकदम सुस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, और सामान्य नेत्र में ये जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, अबिंदुकता जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिमेटिज्म का क्या अर्थ है? एस्टिमेटिज्म, अबिंदुकता एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिससे ग्रसित मानव नेत्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज होता है ये वाला, ऊर्ध्वाधर होता है ऐसा ऊपर वाला, एक साथ फोकस नहीं कर पाता। यह दोष कॉर्निया की सतह में अनियमितता होने के कारण, उसके पूर्ण गोलीय ना होने के कारण उत्पन्न होता है। जो हमारा कॉर्निया होता है ना, उसकी सतह में अनियमितता हो जाती है, यानी कि पूर्ण गोलीय नहीं होता। जिसका सही रहता है ना उसका पूर्ण गोलीय होता है, और जब ये दोष उत्पन्न होता है तो वो पूर्ण गोलीय नहीं रहता है। इस कारण कॉर्निया के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वक्रता में भिन्न भिन्न उत्पन्न हो जाती हैं। इस दोष के कारण किसी एक दिशा की रेखाएं तो भली भांति फोकस हो जाती हैं, परंतु उसके लंबवत दिशा की रेखा ठीक ठीक फोकस नहीं हो पाती। अगर आप 36 का फोकस कर पा रहे हो तो आप ऊर्ध्वाधर का फोकस नहीं कर पाओगे, अगर आप ऊर्ध्वाधर का फोकस कर रहे हो तो आप 36 का फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आजकल इस दोष का निवारण सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। इस दोष को निवारण करने के लिए क्या कौन सा लेंस लगता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। देखो, दूरदृष्टि दोष नाम के विपरीत, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात जो नेत्र का जो निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष से पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल आर पर न बनकर उसके पीछे बनता है। 2 कारण है इसके। क्या कारण है बेटा? नेत्र लेंस की जो वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और नंबर दूसरा कारण नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये कारण है, इसी की वजह से दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होती है। निवारण क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इससे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगला प्रॉब्लम है मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। प्रायः 55 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में मोतियाबिंद होता है, किंतु युवा पीढ़ी भी इस प्रति रक्षित नहीं है। मतलब आजकल के टाइम में तो जो युवा हैं उनको भी ये बीमारी हो जा रही है। मोतियाबिंद के कारण नेत्र लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है।
पारदिशा समझते हो ना, आर पार। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। जब आंखों का जो लेंस है ना उसमें धुंधलापन आ जाता है, ऐसे देखोगे जिसमें मोतियाबिंद होगा ना उसकी आंखों में क्या होगा ना, जो आंखों की पुतली है वो वाइट वाइट से लगने लगेंगी, थोड़ा सा दुधिया दुधिया हो जाएगा। दृष्टि पटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है इसी कारण, एवं धीरे धीरे दृष्टि में कमी अंधता के बिंदु तक पहुंच जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में अंतिम परिणाम धुंधलापन, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे दिख तो रहा है लेकिन बहुत धुंधला दिख रहा है, ठीक है, एवं विकृत दृष्टि होती है। मोतियाबिंद का निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। शल्य चिकित्सा द्वारा एकमात्र इसका इलाज है, मतलब ऑपरेशन, ठीक है, सर्जरी जिसे बोलते हैं, वो करके आप इसको ठीक कर सकते हो, और दूसरा कोई का उपचार नहीं है इसका। अगला है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कितने वर्णों में होता है? तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण 7 वर्णों में होता है। बैगनी, देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, ठीक है, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। वर्णों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द विब ग्योर के में याद रखते हैं। विब, ये विब ग्योर, ठीक है, ऐसे याद रखा जाता है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ऐसे याद रखते हैं, विब ग्योर। प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विक्षेपण विचलन सबसे कम तथा किसका अधिक होता है? तो जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। इसको चित्र की मदद से हमने पिछले वीडियो में समझा था, कॉन्सेप्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पर प्रिज्म बनी होती है, रेखा है, इसको 7 रंगों में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे लिख के चित्र बनाओगे तो और बढ़िया हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में लाल रंग, देखो लाल रंग सबसे ऊपर होता है, उसका विक्षेपण सबसे कम होता है, और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। स्पेक्ट्रम में लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक, ये लिखना है आपको। प्रकाश के विक्षेपण के कारण लिखिए, प्रकाश का विक्षेपण क्यों होता है? देखो, किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक। अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, अभी मैंने बोला। अतः जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने सीखा था, चूँकि श्वेत प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणें विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकेगी। जब ये ऐसे आएगी ना तो लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो ये विक्षेपण के बारे में बताना था जो कि हमने आपको बता दी। चित्र बना दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। टिंडल प्रभाव को भी उस वीडियो में मैंने समझाया था। टिंडल प्रभाव क्या होता है? एक अंधेरा कमरा लिया, उस अंधेरे कमरे में गए जहाँ से प्रकाश के, देखो एक कमरा है ना बेटा, ये कमरा होगा, यहाँ पर कहीं पूरा कमरा अंधकार है, यहाँ से कुछ प्रकाश आ रही होगी, इस प्रकाश में आपको छोटे छोटे कण घूमते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखें एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये टिंडल प्रभाव है। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहा गया। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। ये आपको लिखना था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। और ये चित्र बना देना। वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए।
ये उस वीडियो में मैंने बताया था। अथवा वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, क्यों? यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है बेटा वो तो आप पढ़ के लिखोगे, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। अभी आपने पढ़ा ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? ये प्रिज्म होते हैं, इस प्रकाश की किरण आती है उसको 7 रंगों में व्यक्त कर देती हैं। और जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे 7 रंग होते हैं। हमेशा इंद्रधनुष जहाँ से सूरज उग रहा है ना उसके सामने बनेगा। कभी जहाँ से सूरज, मतलब जिधर भी सुबह हो या शाम हो, जिस तरफ सूरज होगा ना उसके अपोजिट होगा, दूसरी तरफ इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूरज इधर है तो इधर बनेगा। तो इंद्रधनुष में क्या होता है? देखो, जो इंद्रधनुष बनता है बादलों में, है ना। बादलों में क्या होता है? छोटे छोटे पानी की बूंद होती हैं, और ये जो बूंद होती है ना प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। ये जो बूंद होती है छोटे छोटे पानी की, ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। और जब प्रकाश की किरण इसमें से गुजरती है तो उनको वो प्रकटित कर देता है, विक्षेपित कर देता है, और विक्षेपित करता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। और इस घटना प्रकाश बूंदों में परिवर्तन और अपवर्तन के कारण वो इंद्रधनुष का रूप ले लेता है, 7 रंगों का रूप ले लेता है, और फिर वो हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है डिटेल में। इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो सफ़ेद प्रकाश होती है ना 7 रंगों में व्यक्त कर देती है, उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इन बूंदों पर आपतित होता है तो ये बूंदें प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं तथा प्रकाश के किरण को अपवर्तित तथा विभिन्न रंगों में विक्षेपित कर देती हैं। इसके पश्चात इन विभिन्न रंगों की किरणों का बूंद की आंतरिक सतह से पूर्ण परावर्तन होता है। अंततः ये रंगीन प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों पर बूंदों से बाहर अपवर्तित होती हैं और प्रेक्षक को विभिन्न रंगों की सतह वृत्तीय चाप दिखाई देती है। ऐसी चाप दिखाई देती है, और यही इंद्रधनुष है। ऐसे बनता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, मैं सिंपल बताता हूँ। देखो, तुम यहाँ पर हो, थोड़ा सा चित्र बना के मैं समझाता हूँ। ये तारे आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सपोज करो ये तारे हैं ना बेटा, और ये पृथ्वी मंडल, ये तुम खड़े हो, ठीक है, ये तुम खड़े हो। और आपको पता है वायुमंडल जो है हमारा पृथ्वी में, इसमें धूल कण मिट्टी वगैरह सारा प्रदूषण फैला है। तो तारों की अपनी एक चमक होती है, प्रकाश। ये तारों की जो चमक होती है वायुमंडल से आती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं ना, कभी कभी इस कण पर टकराएगी तो कभी इस कण से नहीं टकराएगी। जब टकराएगी तो प्रकाश का जो किरण से टकराने पर प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन हो जाएगा, मतलब परावर्तन या अपवर्तन कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब तारों का प्रकाश हमारी आंखों में डायरेक्ट पड़ता है तब तो हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जब प्रकीर्णन हो जाता है, जब डायरेक्ट नहीं पड़ता है, प्रकाश का पथ मुड़ जाता है ना, तो हमें वो धुंधला दिखाई देता है, चमकीला धुंधला, चमकीला धुंधला। तो इसी को कहा जाता है टिमटिमाना, इसी को कहा जाता है टिमटिमाना। तो इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तारों से हमारे आँख तक पहुँचने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व इसी कारण उत्पन्न अपवर्तनांक समय के साथ साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है। इस अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं, और इसलिए तारे के कारण हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा प्रतिक्षण बदलती रहती है। जब हमारी आंख में अधिक प्रकाश पहुंचता है तो तारा चमकीला दिखाई पड़ता है, और इसके विपरीत जब कम पहुंचता है तो धुंधला दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया था, ऐसे लिखना तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब बोल रहे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? भैया तारा टिमटिमाता तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता? देखो, सिंपल सी बात है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता? तारा बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। अगर ये तुम्हारी पृथ्वी है तो जो ग्रह हैं वो इसके आसपास ही हैं, लेकिन तारा बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक। और चूँकि तारे दूर होते हैं और प्रकीर्ण होते हैं तभी वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि तारों की तुलना में ये जो ग्रह है वो पृथ्वी के बहुत पास है। इसी वजह से उनका प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, और इसी वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते।
ये इसका मुख्य कारण है। वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है अपने शब्दों में। यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है, अतः एक ग्रह किसी तारे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार ग्रह प्रकाश का विस्तृत स्रोत है, जिसे अनेक बिंदु प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना माना जा सकता है। वायुमंडल में विभिन्न परतों के अपवर्तनांकों में परिवर्तन के कारण किसी ग्रह के विभिन्न बिंदुओं से किसी प्रेक्षक तक आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा में होने वाला परिवर्तन पहुंचने वाले कुल प्रकाश की तुलना में नगण्य होता है। तो इतना अगर नहीं लिख पा रहे हो अपने शब्दों में लिखना कि ग्रह बहुत नज़दीक हैं, तो जो परिवर्तन होता है, जो प्रकीर्णन होता है, वो ना के बराबर होता है, क्योंकि ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रह तारों की अपेक्षा, तारों की तुलना में टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। ठीक, ये लिख देना। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत, जो खतरों का संकेत होता है ना, वो लाल रंग का क्यों बना होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उसे दूर से भी देखा जा सकता है, बहुत दूर से। इसीलिए जितने भी खतरे के निशान हैं वो लाल रंग के ही बने होते हैं, रेड कलर के। ठीक, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये जो सूर्य वो में लाल क्यों दिखाई देता है? देखो बेटा, यही देखो, ये सूर्य ये जो है, यहाँ पे सूर्य जब उगता है तब भी इधर उगता है, और जब अस्त होता है तब भी इधर ही अस्त होता है, क्षैतिज अवस्था में होता है, सीधी, है ना। सीधी अवस्था में जब होता है, और सबसे क्षैतिज अवस्था कब होती है? जब प्रकाश का विक्षेपण होता है, तो सबसे कम विकिरण किसका होता है? लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का। देखो ये इतना झुकाव है, तो सब, क्योंकि जब सूर्य का ये जो सूर्य है ना, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, जो दोनों स्थिति में हमारी आँख तक जो पहुँचने वाला किरण है वो क्षैतिज अवस्था में आता है, क्षैतिज अवस्था में आता है। और क्षैतिज अवस्था में प्रकीर्णन के बाद सबसे ज़्यादा जो रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है वो पहुंचता है लाल। और इसी वजह से सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य में रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। यही मेन रीज़न है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। ठीक है, वायु के अणु प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। जो वायु के अणु हैं इसका जो प्रकीर्णन करता है, ठीक है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज मतलब ये सीधी रेखा के समीप होता है, तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अधिकांश नीला प्रकाश अन्य छोटी तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, बाकी सभी जो प्रकाश का रंग है ना वो प्रकीर्णन हो जाते हैं। और जो हमारी आंख तक जो रंग पहुंचता है ना उसमें लाल रंग की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ता है। ये आप लिख दोगे। फिर पूछना है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? देखो, जब तुम पृथ्वी से आकाश को देखते हो तो तुम्हें नीला दिखाई पड़ता है। किसके लिए? प्रकीर्णन के लिए, के कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब ये जो अंतरिक्ष यात्री है वो पूरे के पूरे वायुमंडल से ही बाहर चला गया है ना। अब वायुमंडल से बाहर कोई किसी भी चीज़ का प्रकीर्णन ही नहीं होता है। अब बेटा जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो तुम्हें काला ही दिखाई देगा, काला कोई रंग नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला है, प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, पर्दे पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। चित्र बनाकर समझाइए। तो देखो ये प्रिज्म है, प्रकाश की श्वेत किरण आई, ठीक है, ये पर्दा है और 7 रंगों में व्यक्त हो गई, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विबग्योर। इसे ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है और इसे ही बनाना था। देखो यहाँ लिखा है, श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती हैं तो अपनी मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती हैं, झुक गई, और विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही आपको बनाना था। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का क्रम से नाम बताइए, क्रम से नाम।
ऐसे याद करो, विबग्योर, विबग्योर। बैगनी ऐसे याद करो, हिंदी में याद करना है, बैनी हा पी नाला, ऐसे याद करो, ठीक है। बै आनी, हा पी नाला। बै फॉर बैगनी, आ फॉर आसमानी, नी फॉर नीला, हा फॉर हरा, पी फॉर पीला, ना फॉर नारंगी, ला फॉर लाल। या फिर अंग्रेजी में याद कर लो, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो तुम्हें सही लगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1.5 डायोप्टर की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए, दोनों के लिए बताना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो, दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए लेंस की जो क्षमता है वो इतनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा हूँ, देखो -5.5 डायोप्टर दे रखा है। माइनस माइनस होते हैं अवतल लेंस में, प्लस होता है उत्तल लेंस में, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा आपने। तो ये दे रखा है, और लेंस की क्षमता का सूत्र एफ बराबर क्या होता है, 1/p मीटर में, ठीक। ये 1 है, और ये लेंस की क्षमता का मान हमें ये दे रखा है। हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये 1 है, पॉइंट हटाएंगे, एक स्थान 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब भाग दे दोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2/11 हो गया, ठीक। भाग दे देंगे, 2 को 11 से भाग दे दो, भाग देंगे, भाग देने पे 18.2 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में लिखा है, ठीक है। हम यहाँ पे भाग दोगे तो आंसर आपका, ये देखो 2/11 ये मीटर में है, अगर तुम्हें सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, 200 हो जाएगा, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। भाग देना और आसान हो गया, 11 से भाग दो 200 में, तो 18.2 आ जाएगा माइनस का, तो चला ही आ रहा था सामने से, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, भाग दोगे तो 18.2 आ जाएगा। भाग देना आता ही होगा, है ना, छोटा मोटा भाग है, क्लियर। अब देखो फिर बोल रहा है निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए 1.5 दे रखा है क्वेश्चन में, उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो P2 हमें दे रखा है 1.5, लेंस की क्षमता निकालनी है, F2 सूत्र क्या होगा बेटा, 1/p होता है, 1 और ये P का मान रखा, दशमलव हटाएंगे, एक स्थान 1 0 बढ़ गया, 10/15 हो गया, काटोगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 2/3 मीटर में, है ना। F2 का मान मीटर में, अगर सेंटीमीटर में निकालना है 100 से गुणा कर दो, 2 को 100 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर में, फिर भाग दे दोगे 66.7 आ जाएगा F2, यही बोला था हमसे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 10 में भी किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, ठीक है, व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु हमेशा इन्फिनिटी होती है, अनंत होता है, आपको पता है कि सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। कह रहे हैं इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको पता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के सामने वस्तु अनंत पर होनी चाहिए थी, ठीक, अनंत पर होनी चाहिए थी। तो यू हमारे पास क्या होगा बेटा, माइनस की इन्फिनिटी, यू हमेशा माइनस में होता है, ध्यान रखना, माइनस की इन्फिनिटी। और क्वेश्चन में वी क्या दे रखा है, देखो चिन्ह परिपाटी अब जानना ज़रूरी है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस तरफ रखा गया है, तो v का मान क्या आएगा, माइनस के 80 सेंटीमीटर। सामने बोलता तो पॉजिटिव में लेता, मैं दूर बोला है तो नेगेटिव में लेना पड़ रहा है। ये हमें दे रखा है, हमें क्या नहीं, u दे रखा है, v दे रखा है, हमें f नहीं पता। और ये क्या है, लेंस की बात कर रहा है, तो हमें लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है, ये लेंस सूत्र हमारा ये हो गया, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस के 1/u, ठीक। हमने क्या करना है बेटा, v का मान रखा,
वी का मान क्या दे रखा है बेटा, 80 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमने यू का मान रखा माइनस के 1/इन्फिनिटी। तो एक किसी की बट्टी में अगर इन्फिनिटी हो ना, उसका मान 0 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ पर माइनस था। तो 1/f बराबर क्या बचा, 1/80। यहाँ पर माइनस का देखो, यहाँ पर माइनस का 80 है ना, तो माइनस लगाना भूल गए थे, तो यहाँ माइनस है। तो किसी भी संख्या में से जब 0 जोड़ो या घटाओ तो वही संख्या रहती है। तो मैं 1/f बराबर क्या बच गया, 1 ये चीज़ तिरछी गुना कर दो, f एक कम f, 80 एक कम माइनस के 80, तो f का मान आ गया माइनस के 80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस में है, फोकस दूरी माइनस में यानी कि लेंस अवतल लेंस है। अगर फोकस दूरी प्लस में होती तो क्या होती बेटा, उत्तल लेंस होती। अब हमें लेंस की शक्ति भी निकालने के लिए बोला है, तो लेंस की शक्ति P बराबर होता है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है ना, 100/f। 100/f कब लोगे, जब सेंटीमीटर में होगा फोकस दूरी 100। f का मान क्या दे रखा है, माइनस के 80, एक 0 से एक 0 कटा। ठीक है, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, भाग दे देंगे तो ये 1.25 आ जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर d। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहे हैं मानव नेत्र का कौन सा अंग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। रेटिना, पक्षाभिपेशियाँ, पुतली या फिर कॉर्निया। तो आंसर है बेटा पक्षाभिपेशियाँ, वो नियंत्रित करता है। जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये सब समझाया था। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किस अंग के द्वारा नियंत्रित होती है, तो परितारिका के द्वारा नियंत्रित होती है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक, ये चीज हो गई। दृष्टिपटल का कौन सा बिंदु प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, तो जो पीत बिंदु होता है ना, वो सर्वाधिक संवेदनशील होता है। दृष्टिपटल के किस बिंदु की प्रकाश सुग्राहिता 0 होती है, अंध बिंदु, उसकी जो सुग्राहिता वो 0 होती है। स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता का मान क्या है, समंजन क्षमता, ये ध्यान से देखो बेटा। तो P जो होता है 100/f, ये शो होता था सेंटीमीटर में, और स्वच्छ लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो 100/25 रखो, 25 चौके 100। लेंस की समंजन मात्रा डायोप्टर होता है, तो आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बच्चे को पता है 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी अनंत होती है। एक व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों हैं, उसे कैसे लेंस का प्रयोग करना होगा, द्विफोकसी लेंस। ठीक है, उसे कैसा लेंस प्रयोग करना होगा, द्विफोकसी लेंस, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो। वायुमंडल द्वारा कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे कम होता है, नीले रंग का, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। किसका, अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ही बात करेंगे, तो नीले रंग का सबसे ज़्यादा होता है, बैनी पी नाला, तो नीला, बैगनी के बाद नीला ही है, तो यहाँ लिखेंगे नीले रंग का। वायुमंडल द्वारा कौन से रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अभी मैंने बताया था लाल रंग का। नेत्र लेंस होता है कैसा, अभिसारी लेंस होता है नेत्र लेंस। ठीक, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है किससे, पुतली द्वारा। जो पुतली होती है हमारी आँख की, उस वो नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। और नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाने पर व्यक्ति को क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। टिंडल प्रभाव क्या है, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का आना टिंडल प्रभाव है, ये उदाहरण द्वारा समझाया था। खतरे के संकेत
लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कोहरे और धुएं में भी प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, इसलिए। भरा हुआ गहरा पानी नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ये कारण है। आशा करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बेटा वो आपको समझ में ज़रूर आ रखे हैं, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनको तो करके ही जाना है चाहे जो हो जाए। बाकी सभी चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। चैनल पे नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।